टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के सपोर्ट मटेरियल के यूनिट 3 के रिगार्डिंग। इससे प्रीवियस में आपको जो है इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने जो है उन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा। और आज हम जो है अगले 5 उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं, जो कि 1 नंबर 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार रिपीटेड है, एग्जाम में आते ही आते हैं। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन को नहीं करके जा रहे हैं तो भाई आप अपना जो है सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भाई प्रशुल्क जो हैं वो क्यों लगाए जाते हैं। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई प्रशुल्क जो है वो होता क्या है। प्रशुल्क जो है घरेलू वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तु को महंगा बनाने के लिए लगाए जाते हैं। इससे घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ये घरेलू उद्योगों की रक्षा के दृष्टिकोण से लगाए जाते हैं। मतलब एक तरीके का जो टैक्स है उसको हम जो है प्रशुल्क कहते हैं, ताकि जब हम दूसरे देशों से जो माल आयात करते हैं, आयात पर लगने वाला टैक्स, इससे क्या होगा, जो हम वस्तुएं आयात कर रहे हैं जब उस पर टैक्स लगेगा तो वो वस्तुएं जो है महंगी हो जाएंगी, और जब वो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो लोग अपने देश की ही वस्तुएं खरीदेंगे, जिससे घरेलू वस्तुओं की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। और जब दूसरे देशों की वस्तुओं पे टैक्स लगेगा तो वो लोग कम खरीदेंगे, उनकी मांग कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, लोग जब घरेलू वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे तो घरेलू उद्योगों को एक तरीके से प्रोटेक्शन जो है वो मिल जाएगा कि उनका जो कॉम्पिटिटर है विदेशी वस्तुएं, उनसे उनकी थोड़ी प्रतियोगिता कम हो जाएगी। इसलिए जो है प्रशुल्क लगाए जाते हैं। परिमाणात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ है, देखो होता है टैरिफ, एक होता है कोटा। तो ये भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए आयात पर लगाई गई कुल मात्रा या कोटे के रूप में प्रतिबंध को दर्शाता है। मतलब एक होता है टैरिफ, एक होता है कोटा। टैरिफ को प्रशुल्क कह सकते हो, कोटा जो है वो परिमाणात्मक प्रतिबंध होता है कि आप आयात मैक्सिमम दूसरा देशों से कितना कर सकते हो, आयात पर लगाई गई कुल मात्रा कि भाई आप मैक्सिमम कितना आयात कर सकते हो दूसरे देश से, उसको कहते हैं परिमाणात्मक प्रतिबंध, जिसको हमने इसे एक ये डिफरेंस में भी पढ़ा था, प्रशुल्क अवरोधक और गैर प्रशुल्क अवरोधक। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, इसके ऊपर डिफरेंस आ जाता है। तो ये यही है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिपीटेड क्वेश्चन। क्या आपके विचार से बाह्य प्रापण, जिसको आउटसोर्सिंग हम कहते हैं, भारत के लिए एक अच्छा है? विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये क्वेश्चन आप घोल कर पी जाइए, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आ रहा है। कह रहा है बाह्य प्रापण जो है ना भारत के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये कई भारतीयों को जो है सबसे पहली बात तो रोजगार दे रहा है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से देश में विदेशी मुद्रा ला रहा है। और विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच आय की असमानता कम हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जो विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, वो भी एक टाइम पे विकसित बन जाएंगी। सबसे पहली बात तो दूसरा यहाँ पे जो है ये उनके अपने देश में रोजगार के अवसर कम कर रहा है। भाई विकसित देशों की कंपनियां अपना देश छोड़ के भारत के अंदर जो आ रही हैं, तो अगर वो अपने देश में खोलती तो वहां के देशों को रोजगार मिलता, लेकिन अब वो हमारे देश में आ रही है तो हमारे देशों के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बाह्य प्रापण के ऊपर एक तो क्वेश्चन नंबर 8 और एक ये क्वेश्चन नंबर 9, ये आप घोल कर पी जाइए। ये भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही ज्यादा बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आउटसोर्सिंग क्या होती है, भारत के लिए क्यों अच्छा है, और भारत के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि भारत जो है वो आउटसोर्सिंग का हब बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण ये आउटसोर्सिंग का सेंटर हब बनता जा रहा है। तो बताइए वो कौन सी अनुकूल परिस्थितियां, ऐसा भारत के अंदर क्या है कि दूसरे देशों की कंपनियां भारत के अंदर आ रही हैं। तो भारत में सस्ते दर पर पर्याप्त कुशल जनशक्ति जो है सबसे पहली बात तो उपलब्ध है। भारत में ऐसी सरकारी नीतियां हैं जो आउटसोर्सिंग के पक्ष में, मतलब वो दूसरे देशों की कंपनियों को भारत के अंदर आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, ऐसी हमारी पॉलिसीज हैं। और भारत विकसित देशों से दुनिया के एक अन्य भाग में स्थित है जिससे समय का अंतराल है। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत जो है आउटसोर्सिंग का हब बनता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बार बार कह रहा हूं, घोल के पी जाइएगा आप। उसके बाद आते हैं हम बात, क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति
सरकारी उपकरणों के परफॉर्मेंस को सुधारने में सहायक रही है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि भाई 1950 से लेके 1990 तक भारत ने जो है अंधाधुंध जो है भारत के अंदर सार्वजनिक क्षेत्र ने अंधाधुंध जो है इंडस्ट्रीज को खोला, लेकिन उसके बाद कुछ तो लॉस में गई, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, तो सरकार ने क्या उन्हें करा, उनको जो है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न ये दर्जे दिए। तो इससे क्या हुआ, सरकार ने कुछ लाभ कमा रही सार्वजनिक उपक्रम को कुछ विशेष स्वायत्ता देने का निर्णय लिया। 1900 में यहाँ पे लिखा हुआ है नवरत्न निजी अपनाई, जिसके अंतर्गत 9 सार्वजनिक लाभ कमा रही, 9 ये नवरत्न लिखा हुआ है, ठीक है, 9 नवरत्न जो है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही थी उनको जो है नवरत्न का दर्जा दिया। अन्य 97 लाभ कमाने वाली को लघु रत्न या मिनी रत्न भी आप कह सकते हो इसका दर्जा दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, 9 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उनको दिया गया नवरत्न। इस चीज को देखते हुए उससे नीचे महारत्न, मिनी रत्न, तो इस चीज को देखते हुए जो इंडस्ट्रीज महारत्न और मिनी रत्न की कैटेगरी में थी, तो वो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगी, उनको जो है ये होगा कि भाई हमें भी जो है नवरत्न की कैटेगरी में आना है, और वो अपनी परफॉर्मेंस के अंदर जो है सुधार करेंगी और इनके प्रॉफिट वगैरह में, सेल वगैरह में इंक्रीमेंट होगी। तो ये पॉलिसी जो है काफ़ी हद तक सहायक रही थी सार्वजनिक क्षेत्र की उद्योगों की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। उसके बाद आता है अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, आप गोल के पी जाइएगा, बार बार रिपीटेड है, एग्जाम में आता है। सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि जो हमने आर्थिक सुधारों को अपनाया है, जो हमने नई आर्थिक नीति को अपनाया है, उसमें कृषि क्षेत्र को इग्नोर किया गया है। टोटल कृषि क्षेत्र के लिए किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं किया गया है। ये आपसे इस क्वेश्चन में बात कही गई है कि भाई सुधार प्रक्रिया में कृषि क्षेत्र जो है वो दुष्प्रभावित हुआ लगता है, ऐसा क्यों है? सुधार अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक निवेश, विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, सड़क वगैरह इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करते हैं, इनका विस्तार जो है सबसे पहली बात तो कम हुआ है। उर्वरक सहायकी हटाने से उत्पादन की लागत बढ़ गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को दुष्प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में बहुत जल्दी नीति परिवर्तन हुए हैं, जिसने भारतीय कृषि को दुष्प्रभावित कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें अधिक कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। कृषि में निर्यात उन्मुखी रणनीति के कारण उत्पादन घरेलू बाजार की बजाय दूसरे देशों के लिए जो है बिक रहा है। इससे खदान फसलों के उत्पादन के बदले कैश क्रॉप, नकदी फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे खदानों की कीमतों पे दबाव बढ़ गया है। ये 4 पॉइंट हैं जो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि आर्थिक सुधारों में कृषि क्षेत्र की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, उसको टोटली इग्नोर किया गया, इसलिए इसको एक तरफा समृद्धि जो है कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को जो है बहुत ही अच्छे से आप जो है इस क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं। मतलब आखिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी पुअर परफॉर्मेंस जो है वो क्यों हुई सुधार काल में। औद्योगिक क्षेत्र का सुधार अवधि में निराशाजनक उत्पादन रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, सस्ते आयात। ये इस तथ्य के कारण है कि विदेशों से आने वाले सस्ते आयातों ने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया है, घरेलू उत्पादकों को अधिक कंपटीशन का सामना कर पड़ रहा है। भाई आज चाइनीज़ प्रोडक्ट ले लीजिए और इंडियन प्रोडक्ट ले लीजिए, कौन से सस्ते हैं? चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते हैं और इंडियन प्रोडक्ट को लोग पूछते ही नहीं है। बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, निवेश में कमी के कारण आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली वगैरह की अपर्याप्तता बनी हुई है और अनुचित वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों की अब भी उच्च अप्रशुल्क अवरोधकों के कारण विकसित देशों के बाजार तक पहुंच नहीं है। मतलब कि ठीक है टैरिफ कोटा कम हुआ है, लेकिन अभी भी फ्री बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी भी जो है टैक्स वगैरह जो है अभी भी लगते हैं। सामान्य न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिए। जब हम आर्थिक सुधारों को सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं, पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। ये आपसे ये पूछा है, जब हमने एलपीजी
उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को जो अपनाया है उससे ये कह सकते हो समाज को, सोसाइटी को जो है क्या फायदा हुआ है इस चीज से, एलपीजी से। सामाजिक कल्याण की बात कर रहे हैं, लोगों को क्या फायदा हुआ इस चीज से। तो ये कह रहा है कि भाई पहले पॉइंट में हालांकि सुधार अवधि में विकास दरों में वृद्धि हुई, परंतु ये एक व्यवसाय रहित वृद्धि रही है। एमएनसी इस बात को अनदेखा करते हुए कि भारत श्रम प्रधान देश है, पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग करती है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है जब हम आर्थिक सुधारों को परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो आर्थिक सुधारों को हानिकारक पाते हैं। अपने दृष्टिकोण के लिए हम निम्नलिखित कारण दे सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट बता रहा है कि भाई सामाजिक कल्याण की अगर हम बात करें तो सामाजिक कल्याण तो हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो कि इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि इससे लोगों को कोई भी फायदा नहीं हुआ। पहला, भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में जनशक्ति उपलब्ध है। एमएनसी को श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वो पूंजी प्रदान का करते हैं जिससे लोगों को कम काम धंधा मिलता है। सुधारों ने निवेश की कमी के कारण कृषि को दुष्प्रभावित किया है, ये हम ऊपर पॉइंट पढ़ के आ चुके हैं। इस क्षेत्र की वृद्धि दरों में सुधार अवधि में कमी आई है। सुधारों ने दुर्लभ संसाधनों का जो लिमिटेड थे उनका गलत आवंटन किया है। एक भारत जैसा देश जहां एक व्यक्ति 5वां हिस्सा अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने के सक्षम नहीं है, वह माल कुत्ते के भोजन, चॉकलेट और आइसक्रीम पर निवेश कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा। वैश्वीकरण, निजीकरण, इस सब के कारण भारत के छोटे उत्पादक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों का निजीकरण ले गया उनके कर्मचारियों के लिए रोजगार स्थिति बदतर हो गई। मतलब पहले वो गवर्नमेंट थे, अब वो प्राइवेट जॉब में चले गए। तो भाई गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट जॉब होती है। सुधारों ने एक दोहरी अर्थव्यवस्था को जो है जन्म दिया, जिसके अंतर्गत हम विश्व स्तर के अस्पताल और असैन्य सरकारी अस्पताल, विश्व स्तर के स्कूल और तंबू में चलाए जा रहे स्कूल एक साथ देश में देखे जा रहे हैं। मतलब कि ये तो समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब भाई गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, ये क्या हैं एक देश के अंदर? आज हमको इन सब एलपीजी के कारण ही तो आज ये सब चीज़ें देखनी पड़ रही है। गवर्नमेंट प्राइवेट, हर चीज़, प्राइवेट की फैसिलिटी, गवर्नमेंट की फैसिलिटी, हर चीज़ भाई आप जानते ही हैं कि कैसी होती है। तो इसको दोहरी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब एक चीज़ गवर्नमेंट है तो एक चीज़ प्राइवेट है। ये पॉइंट यहाँ पे इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जब हम आर्थिक सुधारों को सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं तो आर्थिक सुधारों को हानिकारक पाते हैं। फायदा तो हुआ लेकिन इतना फायदा नहीं हुआ, फायदे से ज़्यादा हमको यहाँ पे जो है ना नुकसान ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं कि लोगों को इससे क्या क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हैं ये उन नुकसानों को दर्शा रहे हैं कि जब से हमने एलपीजी को अपनाया इससे लोगों को, सोसाइटी को, समाज को, कल्याण तो छोड़ो, ये नुकसान देखने के लिए मिल रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा है। अगर ये आ गया तो आप इसमें लिख नहीं पाएंगे, इस बात की मेरी श्योरिटी। और ये आ गया तो फिर 3 से 4 नंबर का ये आ जाएगा आपका। ये आपका जो है पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है, यूनिट 3। ठीक है जी। आई होप आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने स्कूलों के ग्रुप में अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं हर जगह शेयर कीजिए। सपोर्ट मटेरियल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं खुद आपको बोलूँगा ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ है, ये देख लीजिए, इस वीडियो के अंदर है। और अभी भी मैं जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है सीधा क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको हरित क्रांति का, इसके अंदर से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जिसमें हम जो है अगले यूनिट के ऊपर बात करने वाले हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।